दोस्तों सोचिए कोई अपना इस दुनिया से चला जाए जिसको लेकर आपने ढेरों सपने देखे हों। आपने उस एक शख्स के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी न की हो, और वही शख्स अगर आपको छोड़कर चला जाए तो ऐसा ही हुआ था सर रतन टाटा के दोस्त शांतनु नायडू के साथ। यूं तो सर रतन टाटा ने बताया था कि उनके दोस्त बहुत कम हैं, पर एक खबर ने सबके होश उड़ा दिए। खबर ये थी कि सर रतन टाटा का एक दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद जब शांतनु से संपर्क किया गया तो सबके होश उड़ गए, और जो सच पता लगा वो डरा देने वाला है। आज इस वीडियो में आपको एक एक चीज हम बताने वाले हैं कि पैसों के लिए लोग क्या क्या खेल खेलते हैं और कैसे इस बुरी खबर से सब परेशान हो गए। पर अगर आप भी मानते हैं कि सर रतन टाटा एक नेक दिल इंसान थे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए कि ईश्वर सर रतन टाटा की आत्मा को शांति दे। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बुरी खबर आपको तभी समझ आएगी जब आप ये वीडियो एक सिरे से देखेंगे, क्योंकि शांतनु के बारे में और सर रतन टाटा जो 8,000 करोड़ के शेयर्स अपने पीछे छोड़ गए हैं उसके बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। ध्यान रखें कि मैं यहाँ सर रतन टाटा के उत्तराधिकारी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए तो नोएल टाटा जी को चुना जा चुका है। मैं बात कर रहा हूँ लगभग 8,000 करोड़ रुपए के शेयर्स की जो सर रतन टाटा की टाटा ग्रुप में हिस्सेदारी से आते हैं। आइए एक एक कर जानते हैं। 1993 में पुणे में एक तेलुगु परिवार में जन्मे शांतनु नायडू अपनी उम्र के लोगों से हमेशा कुछ अलग रहे हैं। आज 31 साल की उम्र में उन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। शांतनु नायडू न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में अपनी सफलता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता भी उन्हें खास बनाती है। पशु प्रेम और समाज सेवा के प्रति उनकी गहरी रुचि के चलते उन्होंने मोटोपॉज नाम की संस्था बनाई जो सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की मदद करती है। हालांकि यह कहना और सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है कि 86 साल के रतन टाटा और 31 साल के शांतनु के बीच इतनी गहरी दोस्ती कैसे है। चलिए समझते हैं क्यों शांतनु खुद को रतन टाटा के करीब पाते हैं। शांतनु की संस्था मोटोपॉज ने सड़क पर घूमने वाले कुत्तों के लिए विशेष डेनिम कॉलर बनाए जिन पर रिफ्लेक्टर लगे होते थे ताकि तेज गाड़ियों से उनकी जान बच सके। इस नई सोच ने रतन टाटा का ध्यान खींचा जो खुद एक पशु प्रेमी हैं। रतन टाटा ने शांतनु को मुंबई बुलाया और वहीं से दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों के बीच की समान सोच और सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श ने इस रिश्ते को और भी मजबूत किया। शांतनु अब रतन टाटा के ऑफिस में जनरल मैनेजर के पद पर काम करते हैं और नए स्टार्टअप्स में निवेश को लेकर टाटा ग्रुप को सलाह भी देते हैं। लेकिन उनकी उपलब्धियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं। वह एक उद्यमी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लेखक भी हैं। शांतनु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन उन्होंने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। इसके बाद उन्होंने 2016 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से MBA किया। कॉर्नेल में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जैसे कि हेमेटर एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड और जॉनसन लीडरशिप केस कंपटीशन जीतना। शांतनु नायडू की सफलता की कहानी युवाओं को प्रेरित करती है कि कड़ी मेहनत से बड़े मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। उनकी ज्यादातर प्रोफेशनल जिंदगी समाज सेवा के इर्द गिर्द है। हालांकि उनकी सैलरी के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 5 से 6 करोड़ रुपए के बीच है। उनके इस नेटवर्थ में रतन टाटा के साथ काम करने, मोटोपॉज के माध्यम से समाज सेवा और उनके ऑनलाइन प्रेरणात्मक टॉक से होने वाली आय शामिल है। रतन टाटा के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर कई तरह के सवाल बने हुए थे। लोग जानना चाहते थे कि क्या शांतनु ही रतन टाटा की विरासत को संभालेंगे, क्योंकि शांतनु ने ही उनकी अंतिम समय में देखभाल की और एक ऐसी दोस्ती की मिसाल पेश की जिसने लोगों को ये बताया कि दोस्ती के लिए उम्र मायने नहीं रखती, मायने रखती है आपकी काबिलियत और दूसरों के प्रति आपकी करुणा। पर अब जब रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को सर्वसम्मति से टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बना दिया गया है तो लोगों के मन में कई सवाल है। कई लोगों का मानना है कि ये शांतनु के साथ सही नहीं हुआ। लोग सवाल करने लगे कि आखिर सौतेला होने के बाद भी नोएल टाटा को क्यों CEO बनाया गया, आखिर शांतनु को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई, शांतनु के साथ ये राजनीति क्यों हुई, और आखिर किसने शांतनु के साथ एक ऐसी घटिया हरकत की जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इससे पहले कि हम जाने कि आखिर शांतनु को CEO क्यों नहीं बनाया गया, पहले हम ये जानते हैं कि आखिर नोएल टाटा जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं उन्हें क्यों CEO बनाया गया। इसके लिए आपको जानना होगा कि आखिर नोएल टाटा सर रतन टाटा के सौतेले भाई कैसे हैं और कैसे ये परिवार एक अनाथालय से शुरू हुआ। आखिर क्यों टाटा को बचपन में ही अनाथालय छोड़ दिया गया था। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि आखिर सही मायने में रतन टाटा का उत्तराधिकारी कौन है। 86 वसंत ऋतुओं का सफर और इसी खुशनुमा मौसम की तरह चेहरे पर बनी मुस्कान, यह खास पहचान थी मशहूर उद्योगपति रतन टाटा की। उन्होंने 9 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नवल टाटा से पहले उनके किसी भी बुजुर्ग का टाटा सरनेम से दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। यहाँ तक कि कोई बड़ा कारोबारी भी नहीं रहा। किस्मत तब चमकी जब सर रतन टाटा
के पिता नवल टाटा 13 साल के थे और अनाथालय में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा ने नवल टाटा के घर जन्म लिया। उनके जन्म के ठीक 2 साल बाद नवल टाटा टाटा मिल्स के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। सर रतन टाटा के पिता नवल टाटा का जन्म 30 अगस्त 1904 को हॉर्मुसजी के घर हुआ था। उनका परिवार मुंबई, जो उस वक्त का बॉम्बे था, में रहते थे। जब नवल टाटा 4 साल के हुए तब उनके पिता हॉर्मुसजी का 1908 में निधन हो गया। उनके गुजर जाने के बाद अचानक से परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। इसके बाद नवल और उनकी मां मुंबई से गुजरात के नवासारी में आ गईं। यहाँ रोजगार का कोई मजबूत साधन नहीं था। उनकी मां ने कपड़े की कढ़ाई का खुद का छोटा सा काम शुरू कर दिया। इस काम से होने वाली कमाई से परिवार का सिर्फ गुजारा चल रहा था। जैसे जैसे सर रतन टाटा के पिता नवल टाटा की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मां को उनके भविष्य की चिंता सता रही थी। उनके परिवार को जानने वालों ने सर रतन टाटा के पिता नवल टाटा की पढ़ाई और मदद के लिए उन्हें जेन पेटेट पारसी अनाथालय भिजवा दिया। वहाँ वह अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगे। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने यहीं से की। जब 13 साल के हुए तब 1917 में एक सुविख्यात पारसी उद्योगपति और जनसेवी जमशेदजी नासरवानजी टाटा के पुत्र और उनकी पत्नी नवाज़बाई जेन पेटेट पारसी अनाथालय पहुंची। वहां उन्हें नवल दिखाई दिए। नवाज़बाई को नवल बहुत पसंद आए और उन्हें अपना बेटा बनाकर गोद ले लिया। जिसके बाद नवल टाटा परिवार से जुड़कर नवल टाटा बन गए। टाटा परिवार से जुड़ने के बाद नवल टाटा की किस्मत बदलने लगी। वह पढ़ाई में बचपन से होशियार थे। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वहाँ से नवल टाटा अकाउंटिंग की पढ़ाई कर वापस लौटे। 1930 में जब नवल टाटा 26 साल के हुए तब वह टाटा सन्स ग्रुप से जुड़े और क्लर्क कम असिस्टेंट सेक्रेटरी की नौकरी हासिल की। इसके बाद तेजी से उनकी पदोन्नति होती गई। वह जल्द टाटा सन्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी बन गए। उसके बाद तो जैसे साल दर साल वो टाटा ग्रुप में आगे ही बढ़ते चले गए। जैसे 1937 में नवल टाटा एविएशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, फिर टेक्सटाइल यूनिट में एग्जीक्यूटिव के तौर पर जुड़े। उसके बाद 1939 में नवल टाटा को टाटा मिल्स के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिल गई। 2 साल बाद 1941 में उन्हें टाटा सन्स का डायरेक्टर बनाया गया। नवल टाटा को 1961 में टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी के चेयरमैन और ठीक 1 साल बाद उन्हें टाटा सन्स के मुख्य ग्रुप का डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया। नवल टाटा ने अपने अतीत को याद करते हुए कहा था, मैं भगवान का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे गरीबी की पीड़ा का अनुभव करने का अवसर दिया। इसने मेरे जीवन के बाद के वर्षों में किसी भी चीज से अधिक मेरे चरित्र को आकार दिया। नवल टाटा ने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी सूनी कॉमिसेरिएट और दूसरी सिमोन डुनोयर थीं। सूनी कॉमिसेरिएट से उनके 2 बच्चे रतन टाटा और जिमी टाटा हुए। 1940 में नवल टाटा का सूनी कॉमिसेरिएट से तलाक हो गया था। 1955 में नवल टाटा ने स्विट्जरलैंड की बिजनेसवुमन सिमोन से शादी की और इसी सिमोन के पुत्र है नोएल टाटा, जिन्हें अब सर्वसम्मति से टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बना दिया गया है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या नोएल टाटा का टाटा ग्रुप पर अधिकार नहीं है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि शांतनु ने सर रतन टाटा की खूब सेवा की और एक शानदार दोस्ती की मिसाल भी पेश की। पर खुद शांतनु भी मानते हैं कि वो जो काम इस वक्त टाटा ग्रुप में कर रहे हैं उसे ही वो जिम्मेदारी से करना चाहते हैं। शांतनु बताते हैं कि वह कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जाने वाले थे। उन्होंने रतन टाटा से मिलने का अनुरोध किया। रतन टाटा ने भी उनके अनुरोध को टाला नहीं और उन्हें डिनर के लिए बुलाया। शांतनु इस खास मुलाकात के लिए ब्रुक्स ब्रदर्स ब्रांड की शर्ट पहनकर पहुंचे थे। ब्रुक्स ब्रदर्स को रतन टाटा का सबसे फेवरेट ब्रांड कहा जाता है। इस 200 साल पुरानी मेंस वियर कंपनी ने 40 अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए भी कपड़े तैयार किए हैं। शांतनु ने बताया है कि जब उन्होंने टाटा को ब्रुक्स ब्रदर्स की शर्ट पहने देखा था तो उन्होंने भी इस ब्रांड की एक शर्ट खरीदी थी। उन्हें शर्ट खरीदने के लिए अंतिम महीने की आधी सैलरी खर्च करनी पड़ गई थी। जब शांतनु अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तब भी उनकी रतन टाटा से मुलाकात होती रहती थी। रतन टाटा को जब पता लगा कि एक कील की वजह से शांतनु की कीमती ब्रुक्स ब्रदर्स की शर्ट फट गई है तो उन्होंने वैसी ही शर्ट तलाशी। दोनों के बीच इस बात पर बहस हो गई कि शर्ट के पैसे कौन देगा। रतन टाटा ने आखिर में जवाब दिया, क्या मैं अपने दोस्त के लिए शर्ट भी नहीं खरीद सकता? अनुष्का शर्मा ने भी दिवंगत रतन टाटा को सम्मान देने के लिए एक बड़ा ही प्यारा सा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने एक स्केच शेयर किया जिसमें एक यंग लड़का एक बुजुर्ग आदमी को छाते से बारिश से बचा रहा है। स्केच के साथ उन्होंने कैप्शन में सिर्फ एक दिल का इमोटिकॉन पोस्ट किया। लोगों का मानना है कि अनुष्का ने इस पोस्ट को रतन टाटा और उनके करीबी शांतनु नायडू दोनों के लिए शेयर किया है। यूजर्स में से एक ने स्केच के बारे में लिखा, छाता वाला आदमी शांतनु नायडू है और बूढ़ा व्यक्ति रतन टाटा है। मूल रूप से शांतनु ने अपना सब कुछ टाटा को समर्पित कर दिया और सर रतन टाटा की मृत्यु के बाद सीईओ बनने की अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन किसी कारण से उन्हें सीईओ के रूप में नियुक्त नहीं किया क्योंकि नोएल टाटा को ये जगह दे दी गई जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। कमेंट में आगे लिखा है, नोएल टाटा को सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, इसीलिए अनुष्का ने यह पोस्ट किया और मैनेजमेंट की काली सच्चाई दिखाई। शांतनु को सीईओ बनना चाहिए, उन्होंने सब कुछ बलिदान कर दिया, लेकिन राजनीति ने उन्हें बर्बाद कर दिया। यूजर्स भले ही भावुकता में इस तरह की बातें कह
रहे हैं, पर यह सच नहीं है। मेरा एक बार फिर आपसे वही प्रश्न है, क्या नोएल टाटा का टाटा ग्रुप पर अधिकार नहीं है? बेशक शांतनु ने सर रतन टाटा की काफी सेवा की है और वो एक काबिल और नेक इंसान भी है, पर अभी शांतनु इतने परिपक्व नहीं है कि वो पूरे टाटा ग्रुप को संभाल सके। सर रतन टाटा और शांतनु की दोस्ती को लोगों की सराहना मिल रही है और लोग शांतनु के सेवा भाव को सलाम भी कर रहे हैं, पर कुछ नकारात्मक लोगों की सोच के लिए हम सभी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, आइए सर रतन टाटा से ही सुनते हैं उनकी कहानी। रतन टाटा कहते हैं, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं बहुत दूर जा चुका हूँ, पर आप मेरे जाने के बाद मेरी कहानी सुन रहे हैं जो अब तक किसी ने नहीं कही। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये मेरी कहानी है। जब मैं सिर्फ 10 साल का था, उसी छोटी उम्र में मेरे पिता और माँ का तलाक हो गया था। इस घटना ने मुझे बहुत निराश किया था। मुझे आज भी याद है कि मेरी दादी मुझे और मेरे भाई को किस तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद गर्मियों की छुट्टियों में लंदन लेकर चली गई थीं। वास्तव में वहीं से उन्होंने मेरे भीतर मूल्य के बीज बोए। दादी ही हमें बताती थीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, किस बारे में रिएक्ट करना है, किस बारे में शांत रहना है। मुझे लगता है यही वो दिन थे जब हमें समझ आ गया था और हमारे दिमाग में यह बात डाल भी दी गई थी कि इंसान की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि रतन टाटा जी सचमुच एक नेक इंसान थे, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आगे रतन टाटा बताते हैं, दादी से मेरे संबंध अच्छे थे, लेकिन मेरे पिता से मेरे संबंध कुछ खास ठीक नहीं रहे। दरअसल मैं वायलिन सीखना चाहता था और मेरे पिता मुझे पियानो सीखने के लिए कहते थे। जब मैं पढ़ाई के लिए अमेरिका के कॉलेज में जाना चाहता था, तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं लंदन जाऊं। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था और वो कहते थे इंजीनियर बनो। इससे मेरे और पिताजी के बीच मतभेद काफी थे, लेकिन मेरी प्यारी दादी की मदद से मैं आर्किटेक्ट से ग्रेजुएशन करने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जा पाया। लेकिन पिताजी यहां भी मेरे आर्किटेक्ट से ग्रेजुएशन करने पर नाराज हो गए। हालांकि पिता की बात न सुनते हुए मैंने लॉस एंजलिस में करीब 2 साल तक नौकरी भी की। लॉस एंजलिस के दिनों को मैं जब भी याद करता हूं, मेरी आंखें भर आती हैं। वे बेहद अच्छे दिन थे, काफी अच्छा समय था, मौसम बहुत खूबसूरत था, मेरे पास अपनी गाड़ी थी और मुझे अपनी नौकरी से प्यार था। जवानी के उन्हीं दिनों में मैं प्यार में पड़ गया था। जिससे मैं प्यार करता था वो लड़की लॉस एंजलिस की थी। कुछ दिन गुजारने के बाद हम दोनों ने तय किया कि हम शादी करेंगे, पर शायद ईश्वर को कुछ और मंजूर था। पर जरा रुकिए, दरअसल इस कहानी को जानने से पहले आपको अपने बारे में कुछ और बताता हूं, ताकि आप मुझे बेहतर तरीके से समझ सके। दरअसल सिर्फ शादी ही नहीं, मेरा एक और सपना था जो अधूरा ही रह गया। क्या आप जानते हैं वो क्या था? मैं बताता हूं। वो सपना था हर गरीब के घर एक कार का। मैंने 2008 में यह सपना देखा था कि अब मेरे भारत का कोई आदमी 2 पहिए पर 5 लोगों की सवारी नहीं करेगा। मैं उसे एक कार बनाकर दूंगा जो उसे 2 पहिए की कीमत में ही मिलेगी। साल 2008 में मेरे इस ड्रीम प्रोजेक्ट यानी नैनो कार को ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया गया। इसके प्रदर्शन के वक्त टाटा नैनो को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया। चारों ओर टाटा नैनो की ही चर्चा होने लगी थी। भारत का एक बड़ा वर्ग मेरे इस सपने को खुद से जोड़कर देखने लगा था। फिर साल 2009 में टाटा मोटर्स ने नैनो कार को लॉन्च कर दिया। उस दौरान नैनो कार इतनी मशहूर हुई थी कि टाटा मोटर्स की इस कार के लिए वेटिंग तक लग गई थी। टीवी से लेकर अखबारों में इसके विज्ञापन आम लोगों में इस कार के लिए उत्सुकता पैदा करने लगे। बच्चे बूढ़ों से लेकर युवाओं में भी नैनो कार का क्रेज नजर आ रहा था। टाटा मोटर्स ने नैनो कार को लखटकिया कार के तौर पर पेश किया था। मैंने भी उस वक्त एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं बाइक और स्कूटर से चलने वाले हर शख्स को अपनी कार से चलते देखना चाहता हूं। मेरा मानना था कि 4 लोगों का एक छोटा परिवार बाइक की तुलना में कार में ज्यादा सुरक्षित रह सकेगा। यही कारण था कि नैनो कार की लॉन्चिंग प्राइस भी 1 लाख ही रखी गई थी। नैनो कार को शुरुआत में काफी सफलता मिली, लेकिन एक समय के बाद इसकी बिक्री गिरने लगी। 2019 में टाटा नैनो की सिर्फ एक ही कार बेची जा सकी थी। टाटा मोटर्स ने घटती बिक्री को देखते हुए 2018 में ही टाटा नैनो का प्रोडक्शन बंद कर दिया था और फिर हमने नैनो कार को बंद करने का फैसला लिया और मेरा हर गरीब परिवार के घर कार देने का सपना पूरा नहीं हो सका। आपको एक और घटना बताता हूं जब मेरा सामना एक गैंगस्टर से हुआ था। यह घटना साल 1980 के आसपास की है। एक गैंगस्टर हमारी कंपनी टाटा मोटर्स से रंगदारी वसूलने की कोशिश कर रहा था। मेरे चेयरमैन बनने के 15 दिन बाद टाटा मोटर्स की यूनियन में बड़ा हंगामा देखने को मिला था। वो एक बाहरी व्यक्ति था, एक गैंगस्टर, जो हमारी यूनियन पर कब्जा करना चाहता था और मैं उसे नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ लगभग 200 अन्य लोग भी थे जो बेहद ही हिंसक और डराने वाले थे। पूरा मामला यह था कि यह आदमी टाटा मोटर्स की यूनियन पर कब्जा करना चाहता था और हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते थे, इसलिए हमने उसका सामना किया। गैंगस्टर टाटा मोटर्स के लगभग 400 कर्मचारियों पर हमला करने के लिए
अपने साथ लोगों को लाया था और पुलिस भी उसकी जेब में थी। हालांकि इस सब के बावजूद हम मजबूती के साथ उसका सामना करने के लिए आगे खड़े रहे। हालांकि उस गैंगस्टर को खुश करने के लिए मुझे बहुत से लोगों ने बहुत सी सलाह दी, लेकिन इसके बाद भी मैंने दूसरा रास्ता चुना और उसका सामना करने का फैसला किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो टाटा मोटर्स की यूनियन पूरी तरह एक गैंगस्टर यूनियन में बदल जाती। मैंने इन हालातों में कर्मचारियों को डरने के लिए दोषी नहीं ठहराया और गैंगस्टर को खुश करने का आसान रास्ता भी नहीं अपनाया। मैं उसके सामने हौसले के साथ खड़ा रहा और आखिरकार वो गैंगस्टर पकड़ लिया गया। अब मैं आपको अपने प्यार की कहानी सुनाता हूँ। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और बेहतर मुकाम भी हासिल किया। उन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और यही कारण है कि आज दुनिया में टाटा का डंका है। लेकिन बिजनेस सेक्टर में सबसे सफल उद्यमियों में शामिल रतन टाटा प्यार के मामले में असफल साबित हुए थे। रतन टाटा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें प्यार हुआ था, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को शादी के अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। उन्होंने कहा था कि शादी न करने का फैसला उनके लिए ठीक साबित हुआ, क्योंकि अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो स्थिति काफी जटिल होती। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप पूछें कि क्या मैंने कभी दिल लगाया था, तो आपको बता दूं कि मैं 4 बार शादी करने के लिए गंभीर हुआ और हर बार किसी न किसी डर से मैं पीछे हट गया। अपने प्यार के दिनों के बारे में टाटा ने कहा, जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था तो शायद मैं प्यार को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस हो गया था और हम केवल इसलिए शादी नहीं कर सके क्योंकि मैं वापस भारत आ गया। रतन टाटा की लव लाइफ दिलचस्प रही थी और उनकी प्रेमिका भारत नहीं आना चाहती थी। उसी वक्त भारत चीन का युद्ध भी छिड़ा हुआ था। आखिर में उनकी प्रेमिका ने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान टाटा ग्रुप पर लगाया और समूह की कंपनियों को आगे बढ़ाने पर काम किया। उनके नेतृत्व में ग्रुप का कारोबार तेजी से बढ़ा और दुनिया भर में इसकी धमक हो गई। आज टाटा ग्रुप घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले नमक से लेकर आसमान में हवाई जहाज से सफर तक के दौरान अपनी मौजूदगी रखता है। रतन टाटा बेहद सादा जीवन जीते थे, लेकिन उन्हें कई चीजों का शौक भी था। इनमें कार से लेकर पियानो बजाना तक शामिल है। इसके साथ ही विमान उड़ाना भी उनकी फेवरेट लिस्ट में सबसे ऊपर था। टाटा सन्स से अपने रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा ने कहा था कि अब मैं अपना बाकी जीवन अपने शौक पूरे करना चाहता हूं। अब मैं पियानो बजाऊंगा और विमान उड़ाने के अपने शौक को पूरा करूंगा। आप सभी को मालूम है कि सर रतन टाटा का एक दोस्त और था जिसका नाम था गोवा, यानी उनका कुत्ता। उसके बारे में एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनने के बाद तो पहले सभी लोग घबरा गए, लेकिन बाद में उसका सच सामने आया। दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि गोवा हो गई है। व्हाट्सएप पर एक फर्जी संदेश वायरल हो रहा था। इसमें लिखा था, दुखद खबर, टाटा के निधन के 3 दिन बाद उनके पालतू कुत्ते गोवा की हो गई। इसलिए कहते हैं कि कुत्ते इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। इंस्पेक्टर सुधीर को जब गोवा की व्हाट्सएप मैसेज मिला तो उन्होंने इसकी सच्चाई जानने के लिए रतन टाटा के दोस्त शांतनु नायडू से संपर्क किया। उन्होंने कुत्ते की कुशलता की पुष्टि की। सुधीर के पूछने पर शांतनु ने जवाब दिया, वह गोवा बिल्कुल ठीक है, चिंता न करें, फेक न्यूज है। इसकी पुष्टि होने के बाद इंस्पेक्टर सुधीर ने एक इंस्टाग्राम रील पोस्ट की। इसका कैप्शन है, एक व्हाट्सएप संदेश प्रसारित हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि स्वर्गीय रतन टाटा के पालतू कुत्ते गोवा का हो गया है। मैंने शांतनु नायडू से इसकी पुष्टि की है, जिन्हें टाटा का करीबी दोस्त भी माना जाता है। उन्होंने पुष्टि की है कि गोवा बिल्कुल ठीक है। कृपया पोस्ट शेयर करने से पहले तथ्यों की पुष्टि कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।